क्वेश्चन नंबर 13 बिलोंग्स टू सेक्शन 3 और सेक्शन 3 जो था बच्चों दैट इज न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड प्रॉब्लम। इस क्वेश्चन में हमें ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं, हमें सिर्फ एक सिचुएशन दे रखी है एंड वी आर जस्ट सपोज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। जो कुछ भी क्वेश्चन होगा उसका न्यूमेरिकल आंसर हमें बस कैलकुलेट करके बस लिख देना है। ऐसे क्वेश्चंस में निगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा पहले समझते हैं। इट इज गिवन दैट ए बी सी आर रियल नंबर्स। ए बी सी के बारे में दे रखा है कि कोई से भी रियल नंबर्स हैं वेयर ओमेगा इज व्हाट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात जब निकली है तो आप ये प्रॉपर्टी मस्ट है याद रखिएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है 1। ये एटलीस्ट आप ध्यान रखिएगा। और 3 के मल्टीपल से 1 ज्यादा तो ओमेगा, 3 के मल्टीपल से 2 ज्यादा तो ओमेगा स्क्वायर और 3 का मल्टीपल तो फिर ओमेगा क्यूब दैट इज व्हाट 1। अब बच्चों इसका हमें मिनिमम कैलकुलेट करना है तो क्या करें, हम एक प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं मॉड z का स्क्वायर इक्वल टू व्हाट z इंटू जेड बार। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉड उसका स्क्वायर, तो देयरफॉर यूजिंग दिस प्रॉपर्टी मैं क्या लिखने वाला हूं a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर। ये जो मॉड का स्क्वायर है दिस a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर बार। यही की स्टेप था इस क्वेश्चन में और ये कोई क्रैक करना बहुत बड़ी बात नहीं थी। ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक में मिल जाते हैं वेयर वी नीड टू रिप्लेस मॉड z का स्क्वायर बाय z इंटू जेड बार। नेक्स्ट अब हम प्रॉपर्टी यूज करें कंजुगेट की, तो a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर। यहां क्या मिलने वाला, a का बार नथिंग, b ओमेगा तो बच्चों ओमेगा का बार क्या होगा ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू होती है -1 प्लस रूट 3i/2 एंड ओमेगा स्क्वायर इज -1 माइनस रूट 3i/2। हेंस ओमेगा का बार ओमेगा स्क्वायर, वाइस वर्सा ओमेगा स्क्वायर का बार क्या होगा ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर का बार तो फिर ओमेगा। चलिए यूज करते हैं इसको फिर, तो a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। अब एक्सप्रेशन जो ऐसा था वो ऐसा बन चुका है, अब हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। तो a व्हाट a स्क्वायर, b को b से पहले कर लेते हैं तो b ओमेगा क्यूब तो b स्क्वायर और c को c से तो c ओमेगा क्यूब दैट इज c स्क्वायर। तो कोई बहुत हिंट कर रहा है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो आगे क्या चीजें बनती हैं वो जरा समझते हैं हम। a को अब b ओमेगा स्क्वायर और c ओमेगा से तो प्लस ए बी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए सी ओमेगा खत्म। अब b को a से और c से तो b a ओमेगा और b को c से तो b c ओमेगा स्क्वायर और लास्ट c को a से c को b से तो प्लस c a ओमेगा स्क्वायर और c को b से तो b c ओमेगा 4 दैट इज ओमेगा। तो दिखने में तो ये लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन लगता है कि भाई क्या होगा, कैसे हम मिनिमम तक पहुंच पाएंगे। थोड़ा पेशेंस रखिए, आईआईटी जस्ट चेक्स योर टेम्परामेंट। दिस इक्वल टू व्हाट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस। अब बच्चों ध्यान से देखिए यहाँ a भी दिख रहा है, a भी कहीं ना कहीं और है। अगर a भी कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी -1। हेंस क्या बचने वाला -ab। इसी पैटर्न पे AC और AC ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -AC और AB आ गया AC आ गया और BC होगा तो -BC। क्वेश्चन भले ही कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में था लेकिन वी आर गेटिंग वन वेरी फेमस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका हमें मिनिमम कैलकुलेट करना है वेयर ABC बिलोंग टू एनी रियल नंबर। अब इस एक्सप्रेशन को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक होता है इसको सिंपल लिखने का, वो है इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और 2 से डिवाइड कीजिए। मैं करके दिखाता हूं आपको। इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं तो 1/2 और अंदर बन जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर -2ab -2bc -2ca। अब देखो 2a स्क्वायर को a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, दिस इज b square and this is c square। तो a square plus b square -2ab
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc एंड ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac। ये सीरीज कैसी बन गई? हाफ टाइम्स a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर। अब हमें इसे मिनिमाइज करना है। वंस वी रिड्यूस दिस एक्सप्रेशन टू दिस टाइप वी नीड टू मिनिमाइज दिस। अब इसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं? अगर बच्चों कभी भी ये सब्ट्रैक्शन दिख रहा है, सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट मिनिमम कब होता है? व्हेन टर्म्स आर कंसेक्यूटिव। अगर आप कंसेक्यूटिव टर्म्स लोगे तो कभी भी याद रखिएगा द डिफरेंस का जो रिजल्ट है दैट विल बी व्हाट? मिनिमम। सो इन दिस वे a is equal to 1, b is equal to 2 and c is equal to 3। ये कोई जरूरी नहीं है कि 1 2 3 ही लेना है, आप 2 3 4 ले सकते हो, 4 5 6 ले सकते हो, n प्लस 1 n प्लस 2 ले सकते हो, लेकिन कभी भी जो तीनों टर्म्स हमें लेने होते हैं दैट मस्ट बी व्हाट? कंसेक्यूटिव, एक के बाद एक। हेंस हियर वी विल प्रीफर 1 2 एंड 3। और जैसे ही हम a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो क्या मिलने वाला है? हाफ टाइम्स a माइनस बी 1 स्क्वायर, b माइनस सी 1 स्क्वायर और ये c माइनस ए 2 ही होगा, दैट इज व्हाट? 2 का स्क्वायर 4, 4 6 3। सो आंसर इज व्हाट? 3। तो देखो बच्चों, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड या फिर इंटीजर टाइप ऐसे क्वेश्चंस होते हैं वो कंपैरेटिवली मल्टीपल चॉइस के कंपैरिजन में इजी होते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी आप इजी मान सकते हो अगर आपका दिमाग एग्जाम में एक्टिव रहता है तो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। This question is from sequence and series and friends I have tried my best to follow the pattern पहले क्लास 11th and then क्लास 12th। इस क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन गिवन है कि एक एपी है जिसका पहला टर्म 1 है और कॉमन डिफरेंस 3, सेकेंड एपी जिसका पहला टर्म 2 कॉमन डिफरेंस 5 एंड थर्ड एपी पहला टर्म 3 कॉमन डिफरेंस 7। और एक नया एपी हमें क्रिएट करना है वेयर ए इज द वेरी फर्स्ट टर्म ऑफ दिस एपी सच दैट ए इज कॉमन टू ईच एंड एवरी सीरीज। ए जो है इसमें भी होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए। एंड कॉमन डिफरेंस डी इज सच दैट इस तीनों में वो सारे टर्म्स क्या होने चाहिए? कॉमन होने चाहिए। तो कैसे हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं? जरा पहले फर्स्ट एपी को हम डिजाइन करते हैं। तो एपी 1 1 देन 4 देन 7 देन 10 देन 13 देन 16 देन 19 22 25 डॉट 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 चलता रहेगा। सेकेंड एपी को भी जरा रफली डिजाइन करते हैं। 2 7 12 17 22 27 32 37 एंड 42 डॉट डॉट डॉट। थर्ड एपी 3 7, सो 3 10 17 24 31 38 और आगे बढ़ते हैं 7 45 52 59 डॉट डॉट डॉट। अब देखो बच्चों, हमें जो नई एपी बनानी है जिसका पहला टर्म ए होने वाला है वो ए इन तीनों में प्रेजेंट होना चाहिए। सो द वेरी फर्स्ट कॉमन एलिमेंट विल बी कॉल्ड ए। कॉमन एलिमेंट क्या होगा जरा समझते हैं। तो बच्चों कॉमन एलिमेंट कैसे ढूंढ सकते हैं? तो जो सबसे बड़ी वाली सीरीज है उस पर आप फोकस करो। जो सबसे बड़ी वाली सीरीज है वो ये है 3 10, इसका कॉमन डिफरेंस सबसे ज्यादा है ना, तो इसके टर्म्स पे हम ध्यान देंगे। अब जरा समझिए, एक एक टर्म को कंपेयर करके देखना है। जैसे 3 यहाँ नहीं है, 10 यहाँ नहीं है, 17 देखो मिल गया, तो क्या 17 इसके पास है? तो इसके पास नहीं है। 24 यहाँ मिला, 24 नहीं है। 31 नहीं है, 38 नहीं है, 45 नहीं है। 45 इसमें आ सकता है क्या? जरा आप चेक कर लेना। 45 यहाँ है, इज इट पॉसिबल टू हैव 45 एट दिस प्लेस? 42 एंड कॉमन डिफरेंस इज व्हाट? 5, सो 47, तो 45 नहीं आएगा। 52 पॉसिबल है बच्चों, 52, तो सी 52 आपको मिल जाएगा। देखो दिस 52, यहां पर ये जो सीरीज बन रही इसको शॉर्ट में हम क्या लिख सकते हैं? AP1 को 3k + 1, दिस इज 5k + 2 एंड दिस वन 7k + 3।
अब ये जो 52 मुझे मिला, इसमें तो है ये फॉर श्योर, तो क्या इसमें हो सकता है? तो 5k + 2 इज इक्वल टू 52 लिखो। दिस और 50, 5 इज मल्टीपल है ना 50 का, तो ये पॉसिबल है। k की वैल्यू आ रही है समथिंग। 3k + 1 क्या 52 हो सकता है? 3k + 1 क्या 52 हो सकता है? इस सीरीज में 52 मिलेगा मुझे करस्पॉन्डिंग टू वेरी फर्स्ट सीरीज, तो यहां पे मिल जाना चाहिए 51, k इज इक्वल टू 17। तो पहला टर्म हमें मिल गया। और सबसे डिफिकल्ट पार्ट इस पूरे सीरीज में यही होता है, द वेरी फर्स्ट टर्म को ढूंढ लेना, जो हिट एंड ट्रायल है मोर और लेस। आपको थोड़ा ध्यान रखना है, बड़ी सीरीज से स्टार्ट करना, बड़ी सीरीज का एक टर्म ढूंढ लेना है, और इफ पॉसिबल दोनों सीरीज को थोड़ा और आगे तक लिख लीजिए, मिल जाता है। ए तो मिल गया, सो दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल टू व्हाट 52। अब बच्चों कॉमन डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो अगर तीनों का हम इंटरसेक्शन ढूंढेंगे तो सीरीज हमारी जो बन के आएगी दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, एलसीएम लेते हैं इसके कॉमन डिफरेंस का, इसके कॉमन डिफरेंस का, इसके कॉमन डिफरेंस का, तो एलसीएम ऑफ 3, 5, 7, और कितना होना है 15 × 7 105, दिस इज इक्वल टू डी। तो जो हमारी सीरीज होगी दैट इज पहला टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी। 105 + 52 दैट इज 157, 157 इस क्वेश्चन का आंसर। तो होप आपको ये क्वेश्चन इजी था ये, और अच्छे से समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। दिस क्वेश्चन वॉज फ्रॉम सर्कल, और सर्कल से ज्यादा बच्चों ये क्वेश्चन सिमिलर ट्रायंगल का था जो क्लास 10th में हम पढ़ के आए थे। क्या क्वेश्चन है मैं पहले एक्सप्लेन करता हूं आपको। एक पॉइंट दे रखा है ए एंड बी, सो बी इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट ए अबाउट दिस लाइन, ए और बी। और ए बी के बारे में जो फर्दर इंफॉर्मेशन गिवन थी वो ये है कि ए बी आर द सेंटर्स ऑफ टू सर्कल्स। सर्कल का नाम दिया टॉ ए टॉ बी, तो ए बी सेंटर्स हो गए और दोनों सर्कल का रेडियस गिवन है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें उन दोनों सर्कल्स के सेंटर को पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पहले सर्कल का सेंटर तो गिवन है 2,3, दूसरे सर्कल का नहीं दिया है, तो दूसरे सर्कल के सेंटर को अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो क्या है मिरर इमेज। तो चलिए सबसे पहले ये कर लें। तो सॉल्यूशन बच्चों, मिरर इमेज बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको सीख लीजिए कैसे कैलकुलेट करते हैं मिरर इमेज। पॉइंट कितना है मेरे पास 2,3, और लाइन क्या है 8x - 6y - 23 इक्वल टू 0। इसको कितना मान लेते हैं b को x, y। अब रूल क्या कहता है x - 2 अपॉन x का कॉफिशिएंट 8, y - 3 अपॉन y का कॉफिशिएंट -6, और z तो है नहीं, इक्वल टू x में इस पॉइंट को y में 3, तो 16 - 18 - 23 अपॉन। देखो बच्चों ये मिरर इमेज है ना, तो मिरर इमेज में यहां बाहर हमें क्या इंसर्ट करना पड़ेगा -2, ये याद रखिएगा, और फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा तो -1 अपॉन x के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कॉफिशिएंट का स्क्वायर। कितना हो गया 64 + 36 100। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसकी वैल्यू कितनी यहां लिख लेता हूं मैं, -2 - 3 -25, और 25/100 व्हाट 4, तो 1/4, और ये -2 है ना बच्चों, तो ये क्या बना देगा इसको हाफ बना देगा, एवरीथिंग व्हाट पॉजिटिव। 50/100 1/2, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 8 को शिफ्ट करें तो 8/2 4, और x की वैल्यू 6, x इज इक्वल टू 6 कॉमा -6/2 -3, y की वैल्यू 0। सो दिस इंप्लाइज पॉइंट B हमें मिल गया 6,0। तो हमें A सेंटर पता चल चुका है 2,3, और B कितना लिख लेता हूं मैं 6,0। तो इस पार्ट का काम, मिरर इमेज का पार्ट खत्म हो गया। अब हमें फोकस करना है उन दोनों सर्कल्स पर। तो सर्कल्स के बारे में क्या पूछा है वो मैं बताता हूं, लेंथ पूछा AC, तो वो भी मैं बताता हूं व्हाट इज द गिवन डेटा। अब इसके बाद ये दिया है कि दो सर्कल्स आप ड्रॉ कर लीजिए, एक सर्कल जिसका सेंटर A एंड रेडियस कितना है इसका 2 यूनिट, और दूसरा सर्कल जिसका सेंटर B और इसका रेडियस 1 यूनिट। दोनों पे कॉमन टेंजेंट आप ड्रॉ कीजिए।
टेंजेंट बन गया, नाम टेंजेंट का दिया हुआ था टी। अब कहा जा रहा है कि आप इन दोनों के सेंटर को भी ज्वाइन कीजिए और इलोंगेट कर लीजिए टू इंटरसेक्ट द टेंजेंट एट पॉइंट सी। ए सेंटर, बी सेंटर, सी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट एंड द लाइन जॉइनिंग दीज टू सेंटर्स। अब हमसे पूछा गया था व्हाट इज द लेंथ ऑफ एसी, एसी की लेंथ बताइए। ये टेंजेंट गिवन है, टेंजेंट के बारे में सच कोई दूसरी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, एसी की लेंथ पूछिए। तो बच्चों अगर हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करें फॉर द सेक ऑफ व्हाट, रेडियस, और सिमिलर ट्रायंगल का कंसेप्ट यूज करें तो क्वेश्चन एकदम झटके में बन जाना है, ईजी है बहुत। तो इसको यहाँ जहाँ ज्वाइन करें तो ये 90, यहाँ से ये ज्वाइन करते हैं तो दिस इज ऑल्सो व्हाट 90। अब एक बात बताओ, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिखते हैं आपको, ये 90 है और एक एंगल कॉमन है, तो ए सिमिलैरिटी से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, सिमिलर। चलिए कुछ नाम रख लेते हैं, इसका M, इसका N। तो कह सकते हैं ट्रायंगल ACM, ACM इज सिमिलर टू ट्रायंगल BCN। बन गया। अब चलिए ये लेंथ हमें पता है 2, ये लेंथ हमें पता है 1, तो सिमिलरिटी यूज करना चाहें तो बड़ा ट्रायंगल या छोटा ट्रायंगल अपॉन बड़ा ट्रायंगल, वॉट एवर यू वांट। चलिए छोटा अपन बड़ा कर लेते हैं, तो कह सकते हैं BC बाय दिस फुल लेंथ AC इज इक्वल टू छोटी लेंथ 1 अपॉन बड़ी लेंथ 2। हमें AC कैलकुलेट करना है, तो क्या हम BC को AC के टर्म्स में लिख सकते हैं बच्चों। BC इज इक्वल टू वॉट, फुल AC माइनस AB, फुल AC माइनस AB बाय AC इज इक्वल टू हाफ। अब AB क्या हमें पता है, A 2,3 है और B 6,0 है। तो चलिए डिस्टेंस फॉर्म अप्लाई करते हैं फॉर द सेक ऑफ व्हाट, AB। तो 2 - 6 4, 4 का स्क्वायर 16, 3 - 0 3 स्क्वायर 9, 16 + 9 25। सो दिस लेंथ इज नथिंग बट 5 यूनिट। तो AB की लेंथ कितनी है 5, यहाँ वैल्यू पुट करें तो AC - 5 बाय AC इज इक्वल टू हाफ, and this implies 2AC minus 10 is equal to AC, and this implies AC is equal to 10। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था, बस हमें ये क्लिक होना चाहिए कि सिमिलर ट्रायंगल का कंसेप्ट यूज करना है, अदरवाइज इस क्वेश्चन में कुछ भी चैलेंजिंग नहीं था। मिरर इमेज हर साल पूछा जाता रहा है तो उसमें कुछ भी अनऑर्थोडॉक्स टाइप की चीज नहीं थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम इंटीग्रेशन, और आप डेफिनेट इंटीग्रेशन कह सकते हो। देखो बच्चों ये जो सेक्शन 3 है थोड़ा बैलेंस नहीं है, जो स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन है दैट इज फ्रॉम क्लास 11th, और बाकी के जो 3 क्वेश्चन हम लोग करने वाले दैट इज फ्रॉम क्लास 12th। तो क्लास 12th का जो पहला क्वेश्चन है दैट इज फ्रॉम डेफिनेट इंटीग्रेशन। ऐसा क्वेश्चन अक्सर जेई पूछता रहता है। इसमें जो प्रॉपर्टी यूज होती है वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। -a से +a f(x) dx इज 0 to a f(x) f(-x) dx और प्लस 0 to a fx dx। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। ये फ्रिक्वेंट जेई पूछता रहता है, जेई मेन में, जेई एडवांस में इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछे जाते रहे। ये f(-x) है एंड दिस इज व्हाट fx इन बिटवीन 0 to a 0 to a, याद रह जाएगा। तो बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी हमें अप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। I इज इक्वल टू 2/π, ये तो लिखना है, लिखेंगे 0 to π/4 और x को -x से रिप्लेस करें तो ये dx दिस इज 1 + e⁻- sin x, क्योंकि sin -x इज व्हाट -sin x। cos को तो फर्क नहीं पड़ता, cos even है, सो 2 - cos x और प्लस सेम आप इसको i ही कह लो। अच्छा लिमिट तो चेंज कर रहा है ना, 0 to π/4 2/π dx अपॉन 1 + e⁻sin x और यहाँ 2 - cos x। ये लिखने के बाद आप अगर ध्यान से देखिएगा तो e⁻sin x एक मात्र चेंज है, इसको हम लिख सकते हैं बच्चों 1/e⁻sin x, और 1/e⁻sin x लिखोगे और एलसीएम लोगे तो नीचे क्या बन जाएगा, वापस से ये सेम चीज़, और e⁻sin x कहाँ चला जाएगा, ऊपर। जो डिनोमिनेटर में आया होगा एलसीएम के बाद वो न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा। I इज इक्वल टू 2/π, सिंस डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो हम उसको कॉमन लिख सकते हैं 0 to π/4। डिनोमिनेटर में कोई चेंज होता नहीं, e⁻sin x
2 माइनस कॉस एक्स, और न्यूमरेटर इज व्हाट 1 प्लस ई पावर साइन एक्स डी एक्स, और ये चीज़ कैंसल आउट। तो ले दे के बहुत सिंपल सा इंटीग्रेशन हमारे हिस्से में आता है 2 बाय पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4 डी एक्स अपॉन 2 माइनस कॉस 2x, ये कॉस 2x चला रहा है, नॉट कॉस एक्स, कॉस 2x, cos 2x, एवरीवेयर cos 2x इज देयर। तो हमें बस इसका इंटीग्रेशन करके दिखाना, विच इज वेरी वेरी इजी। अब ये इजी जॉब है, तो सिर्फ प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आप कह सकते हो, अदरवाइज ये इंटीग्रेशन तो क्लास 12 में हम लोग बहुत बार करते हैं। चलिए फिर भी इसको इंप्लीमेंट करते हैं। मैं सी कॉरस्पॉन्डिंग टू cos 2x हम एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। डिनोमिनेटर में कभी भी cos वॉस रहे तो cos स्क्वायर x sec स्क्वायर x के टर्म में कन्वर्ट करेंगे, tan x को टी पुट करेंगे। नॉर्मली ये पैटर्न चलता रहता है, दैट्स व्हाई आई एम रिकॉलिंग यू। 0 टू पावर बाय 4 dx अपॉन 2 माइनस cos 2x इज व्हाट 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 बाय पाई 0 टू पावर बाय 4 dx अपॉन सी 2 माइनस 1 प्लस 1 3, सो 3 माइनस 2 cos स्क्वायर x dx। यहाँ तक पहुँचने के बाद देखो बच्चों, अगर हम इसको पूरे को cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दें तो ऊपर क्या आ जाना है sec स्क्वायर x, और यहाँ भी sec स्क्वायर x, और tan x को t पुट कर लेंगे। करके देखें तो डिवाइड बाय cos स्क्वायर x, तो दिस implies I is equal to integration 2 by pi 0 to pi by 4, this is sec square x dx, and in here 3 cos स्क्वायर x से डिवाइड किया तो sec स्क्वायर x, और sec स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर x माइनस 2, और tan x को t पुट करते हैं अब, तो पुट tan x is equal to t, so this implies sec स्क्वायर x dx is equal to dt। तो ये इंटीग्रेशन हमारा रिड्यूस होके बन जाएगा I is equal to 2 बाय पाई इंटीग्रेशन, चलिए लिमिट बाद में लिख लेंगे, sec स्क्वायर x dx से dt, ये dt बन चुका है, दिस इज 3 प्लस 3 माइनस 2, हाँ सही है, तो 3 और 1 प्लस टी स्क्वायर और माइनस 2 सही है। नेक्स्ट इक्वल टू 2 बाय पाई इंटीग्रेशन, लिमिट बाद में, 3 माइनस 2 वॉट 1, सो डी टी अपॉन 3t स्क्वायर और प्लस 1। अब हमें बच्चों इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका तो बहुत बेसिक है, बेटर होगा 3 कॉमन ले लें हम। 3 कॉमन लेने के बाद क्या मिलेगा, so this implies 2 by pi, या 3 कॉमन 3 बाय, so dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 1 बाय 3, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 बाय ए tan इनवर्स x बाय ए। तो अप्लाई करें ये फॉर्मूला, तो चलिए ऊपर ही करते हैं। दिस इम्प्लाइज I इज इक्वल टू 2 बाय 3 पाई, फॉर्मूला 1 बाय ए tan इनवर्स x बाय ए, तो 1 बाय ए, तो 1 बाय ए की वैल्यू कितनी होनी है 1 बाय रूट 3, तो 1 बाय रूट 3 tan इनवर्स x बाय ए, x की वैल्यू t और a की वैल्यू 1 बाय रूट 3 इक्वल टू 2 बाय 3 पाई, रूट 3 ऊपर चला जाएगा, सो रूट 3 tan इनवर्स रूट 3t। यहाँ तक पहुँचने के बाद हमने t को क्या अज्यूम किया था tan x इक्वल टू t था ना, तो हम t को वापस से tan x से रिप्लेस कर लेते हैं। सो I इज इक्वल टू 2 बाय रूट 3 पाई tan इनवर्स रूट 3 tan x, और लिमिट क्या थी बच्चों 0 से पाई बाय 4, सो दिस इम्प्लाइज I अपर लिमिट पाई बाय 4 पुट करेंगे, क्या मिलेगा tan इनवर्स रूट 3 विच इज इक्वल टू पाई बाय 3, सो 2 बाय रूट 3 पाई बाय 3 माइनस 0 पुट करने से 0 सब खत्म, सो दिस इम्प्लाइज I इज इक्वल टू पाई कैंसिल 2 बाय
3√3। ये i की वैल्यू आ गई, इंटीग्रेशन का ये रिजल्ट है। हमें क्या पूछा गया, 27i स्क्वायर, इट मीन्स वी आर सपोज टू स्क्वायर इट, सो दिस इंप्लाइज i स्क्वायर इक्वल टू 4 बाय ये 9 और ये 3 27, एंड दिस इंप्लाइज 27i स्क्वायर, ये 27 इधर आएगा, क्या बचेगा 4। सो आंसर इज व्हाट 4। क्वेश्चन आप कह सकते हो एग्जाम के एस्पेक्ट में थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत इजी था और पैटर्न पे था बिल्कुल। ऐसे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे जाते रहे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन वाज फ्रॉम 3D एज वेल एज फ्रॉम वेक्टर। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या कंसेप्ट था, 3 लाइंस दे रखी थी L1, L2, L3 एंड ऑल दीज 3 लाइंस इंटरसेक्ट दिस प्लेन x + y + z इक्वल टू 1 एट 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो जो तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो ट्रायंगल बनेगा, उस ट्रायंगल का हमें एरिया कैलकुलेट करना है, दैट इज व्हाट डेल। एंड वंस वी कैलकुलेट द एरिया, 6 डेल का होल स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना है। तो चलिए सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढते हैं, ABC। सपोज ये बोर्ड ही हमारा प्लेन है x + y + z इक्वल टू 1, ये बोर्ड ही हमारा प्लेन है। तो व्हाट इज एनी वेरिएबल पॉइंट ऑन दिस लाइन, पहली लाइन पे जो पहला पॉइंट होगा, चलो उसको A अज्यूम करते हैं, A। सो व्हाट विल बी द एरिया, सबसे पहले A कैलकुलेट करना पड़ेगा, A इक्वल टू व्हाट वेरिएबल पॉइंट लैम्डा 0 0। अब ये पॉइंट इस प्लेन को तो सेटिस्फाई करेगा ना यार, इट मींस व्हाट लैम्डा x की जगह, y की जगह 0, z की जगह 0, तो क्या बन गया लैम्डा +0 + 0 इक्वल टू 1। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 1। अब देयरफॉर पॉइंट A हमें मिल गया 1, 0, 0। इसी पैटर्न पे अब हम B और C भी ढूंढ लेते हैं। तो सेकेंड लाइन पर कोई सा भी वेरिएबल पॉइंट क्या होगा, म्यू, 0। सो पॉइंट B म्यू, 0, और वापस से प्लेन को सेटिस्फाई करेगा वो। सो म्यू प्लस 0 इक्वल टू 1, म्यू इज इक्वल टू 1/2। सो दिस इंप्लाइज पॉइंट B ½ 0। अब C की बारी। सो एनी वेरिएबल पॉइंट V, सो C बेसिकली वो न्यू है, तो न्यू, और किसको सेटिस्फाई करेगा, प्लेन को। तो न्यू प्लस न्यू इज इक्वल टू 1। सो दिस इंप्लाइज न्यू इज इक्वल टू 1/3। दिस इंप्लाइज पॉइंट C क्या मिला मुझे 1/3, 1/3, 1/3। तो चलो अब ये तीनों पॉइंट्स मुझे मिल गए, A भी मिल गया, B भी मिल गया, C भी मिल गया। ये हम मार्क कर लें तीनों को, A B C। A कितना मिला 1 0 0, 1 0 0। B कितना मिला, तो B इज ½ 0, और C 1/3, 1/3। दिस इज आवर C पॉइंट। अब बच्चों अगर मुझे इस ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करना है, तो डोंट यू थिंक सबसे बेटर क्या होगा कि मैं इस वेक्टर को कैलकुलेट कर लूं, इस वेक्टर को कैलकुलेट कर लूं, एंड आई शुड क्रॉस प्रोडक्ट दीज टू वेक्टर्स विथ हाफ साइन। फॉर्मूला याद है आपको, अगर ये x वेक्टर है और ये y वेक्टर है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी इक्वल टू व्हाट, डेल इज इक्वल टू ½ ऑफ x वेक्टर क्रॉस y वेक्टर का मॉड। अब ये x वेक्टर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, 1 माइनस दिस पॉइंट, और ये y वेक्टर दिस माइनस दिस पॉइंट। तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं x वेक्टर 1 माइनस हाफ, दैट इज हाफ I, 0 माइनस हाफ j, और प्लस 0 k। ये x वेक्टर मिल गया। अब y वेक्टर this minus this, तो 1/3 minus 1/2, that is minus 1/6 I, 1/3 minus 1/2 minus 1/6 j, and 1/3 तो plus 1/3 k। xy मिल गया। अब चलिए हम इसका क्रॉस कैलकुलेट करते हैं। Therefore del is equal to ½ of x क्रॉस y। दिस इंप्लाइज x क्रॉस y अगर मुझे चाहिए तो यहाँ i, यहाँ j और यहाँ k। i का कॉफिशिएंट 1/2, j का -½ और k का 0। दिस इज -1/6
-1/6 एंड +1/3 इक्वल टू वॉट, आई बाहर क्रॉस करें अब तो -½ 1/3 -1/6, यहां से तो कुछ नहीं बचना, खत्म, -6। नेक्स्ट ये क्रॉस किया तो 1/6, फिर ये पार्ट क्या हो जाएगा 0 एंड द लास्ट प्लस k, दिस इज -1/12 and this is -1/12. So this implies x cross y is -1/6i -1/6j and this is -2/12 which is equal to -1/6k. इसका मॉड हम कैलकुलेट कर सकते हैं, therefore मॉड ऑफ x क्रॉस y, तो देखो बच्चों 1/6 तो कांस्टेंट है तो इसे बाहर रख लेते हैं, तो -1/6 और स्केलर चलो पॉजिटिव ही, तो फिर 1 1 1 हाउ मच √3, नाउ दिस इंप्लाइज डेल इज इक्वल टू हाफ ऑफ, ये क्या वैल्यू मिली मुझे 1/6 √3, देयरफोर 6 डेल, हमें तो 6 डेल का स्क्वायर करना है ना, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा √3/2 एंड 6 डेल स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर, तो 3 का √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, तो आंसर इज 0.75, दिस इज आंसर 0.75। तो क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा चैलेंजिंग नहीं है, क्वेश्चन बहुत इजी है, सिर्फ आपको 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढ के एक सिंपल वेक्टर का कंसेप्ट एरिया का लगा देना था, क्वेश्चन बन जाना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बच्चों पहले समझते हैं। देखो ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में जो सैंपल स्पेस है दैट इज व्हाट मैट्रिसेस, जिसकी हर एक एंट्री 0 1 की है और जो डायमेंशन दे रखा मैट्रिक्स का दैट इज 3/3। तो अगर बच्चों आप 3/3 मैट्रिक्स जनरेट करोगे विद पॉसिबल एंट्री 0 1 ओनली, तो फिर कितने मैट्रिसेस बनेंगे? तो सॉल्यूशन में चलिए सबसे पहले सैंपल स्पेस की ही बात कर लें। तो अगर एक एग्जांपल आप लेते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो फर्स्ट प्लेस को भरने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस है 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1, तो हाउ मेनी 2 × 2 × 2 डॉट डॉट 9 टाइम्स 2 to the power 9 512। तो ये हम ध्यान रखेंगे कि सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हैं, दैट इज 512। अब एक इवेंट दे रखा था इवन वेयर डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिसेस मस्ट बी व्हाट 0। आपको जो भी मैट्रिक्स लेना है उसमें डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होनी चाहिए। E2 कह रहा है जो भी आप एंट्रीज लोगे सम ऑफ द एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल टू व्हाट 7। ठीक है, E2 भी समझ में आया और हमसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछी है। जो पूछा है ये बहुत सिंपल है, ये तो क्लास 12th का पहला टॉपिक कह सकते हो आप, इवन इंटरसेक्शन E2 बाय PE2, इसको ऊपर ले लो PE2, हमसे यही पूछा है। तो इसका मतलब सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं बच्चों, PE2 कैलकुलेट करते हैं। आइए PE2 करते हैं। PE2 का मतलब सम शुड बी व्हाट 7। तो इसका मतलब हमें जो भी मैट्रिक्स लेना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7, देख पा रहे हो हमारी एंट्रीज कुछ ऐसी होनी चाहिए कि हमें 7 1 लेना मस्ट है। तो अब सोचो 7 1 नीड टू बी इंक्लूडेड एंड 2 zeros, 7 1 के साथ 2 0 लेना पड़ेगा तभी तो सम 7 रह जाएगा। तो डोंट यू थिंक वी आर सपोज टू अरेंज 7 1s एंड 2 zeros। तो 7 1 2 zeros का अरेंजमेंट कैसे कर सकते हैं, टोटल 9 फैक्टोरियल और 7 आइडेंटिकल 1 2 आइडेंटिकल 0, दिस इज 9 × 8 बाय 2 4 36। तो बच्चों PE2 की वैल्यू कितनी होगी, PE2 की वैल्यू कितनी होगी 36 बाय सैंपल स्पेस 512। ये डिनोमिनेटर पार्ट हो गया। अब हम बात करते हैं न्यूमरेटर पार्ट की। Corresponding to the numerator E1 intersection E2, P E1 intersection E2। अब सोचो ऐसे कितने एलिमेंट्स होंगे जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो एक एग्जांपल के थ्रू उसको भी समझते हैं। 1 1 1 1 1 1 1 0 0। सेकेंड वाले ने बोला भैया मेरे लिए जो पॉसिबल अरेंजमेंट ऐसा है आप अपना समझ लो, क्योंकि दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए।
तो यहां पर मैं ये कह सकता हूं, अगर मैं थर्ड रो की बात करूंगा तो ये 1 यहां भी होता तो भी चीजें सेटिस्फाई होती, क्योंकि बच्चों डिटर्मिनेंट 0 बनने के लिए 2 रो या 2 कॉलम का आइडेंटिकल हो जाना सफिशिएंट है। तो 2 रो आइडेंटिकल है, तो ये पॉसिबिलिटी फर्स्ट। सेकंड पॉसिबिलिटी थर्ड रो के कॉरस्पॉन्डिंग ही यहां पहुंच जाए 1, 0 यहां पहुंच जाए। थर्ड पॉसिबिलिटी ये 1 यहां पहुंच जाए, 0 यहां पहुंच जाए। तो बच्चों थर्ड रो की ही बात करोगे तो 3 डिफरेंट मैट्रिसेस पॉसिबल है। कॉरस्पॉन्डिंग टू सेकंड रो वापस से 3, कॉरस्पॉन्डिंग टू द फर्स्ट रो वापस से 3, तो 3 + 3 + 3 9 रोज के कॉरस्पॉन्डिंग वी हैव 9 सच मैट्रिसेस वेयर डिटर्मिनेंट इज 0 एंड सम ऑफ द एंट्रीज इज इक्वल टू 7। तो 9 रोज के कॉरस्पॉन्डिंग, 9 कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग, तो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितने पॉसिबल हैं फिर 18। तो यहां न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे फिर 18 अपॉन सैंपल स्पेस क्या था यार हमारा 5 1 2, ये 2 नंबर। अब हमें बस वैल्यू पुट करनी है, तो देयरफॉर P E1 बाय E2 इज इक्वल टू 2 by 1 यस। 18 अपॉन 5 1 2, दिस इज 36 अपॉन 5 1 2, 18 by 36 हेंस हाफ। तो बच्चों इन दिस वे क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हुआ। ये जो सेशन था ये इजी था, इसमें कुछ भी डिफिकल्टी होती नहीं, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड में एक क्वेश्चन का मतलब एक ही क्वेश्चन है। तो जो कुछ भी आप सीख सकते हो जो एडवांस्ड के पेपर से, आप यकीन मानिए घर पे आप बहुत ज़्यादा पढ़ के भी वो सारी चीज़ें नहीं सीख सकते। अगर कुछ बढ़िया सीखना है मैथ्स में तो जो एडवांस तो करना पड़ेगा। नीचे क्वेश्चन पेपर अपने साथ रखिए और बहुत ईमानदारी से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। अगर अटकिए तो वीडियो सॉल्यूशन वापस से आप रेफर कर सकते हो। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, वेयर वी विल डिस्कस 2019 का पेपर 2। थैंक यू।